हेलो एवरीवन, टू द पॉइंट एचडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा पीटी के लिए एटोरिया टेस्ट सीरीज को। इसमें कुल 15 टेस्ट सीरीज है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पहला टेस्ट सीरीज। तो पीटी की दृष्टि से, बिहार दरोगा पीटी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको सॉल्व करिए और देखिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो यह जो है कहाँ पे है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा वियतनाम। मेकांग डेल्टा की बात करें तो वियतनाम में स्थित है और यह मेकांग नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा होता है, जहाँ पे ये तिब्बत के पठार से होते हुए लंबी दूरी करते हुए निकलती है और उसके बाद में ये जाके कहाँ पे, वियतनाम में जाती है। तो यहाँ से अवसाद लेके, गाद लेके जाती है और वहाँ पे जो है डेल्टा का निर्माण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? वायुदाब मापी में कौन सा अचानक गिरावट को दर्शाता है? तो देखिए, ऑप्शन है शांत मौसम, शुष्क एवं ठंडा एवं शुष्क मौसम, गर्म एवं धूप वाला मौसम, तूफानी मौसम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तूफानी मौसम। देखिए होता क्या है, जब वायुदाब किसी स्थान पे, देखिए जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर लो हो जाता है। जब प्रेशर लो हो जाएगा, वायुदाब कम हो जाएगा, तो जहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा वहाँ से हवाएं वहाँ पे आपको स्थान लेने के लिए आ जाती हैं, जो भारी हवाएं होती हैं। तो क्या होता है, जब भारी हवाएं अचानक आएंगी तो आधी जैसा मौसम हो जाएगा, तूफानी मौसम हो जाएगा। आप देखते होंगे कि मान लीजिए आप किसी कमरे में रहते हो, दरवाज़ा बंद किए रहते हो, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठंडक के अक्सर में देखिए। तो क्या होता है कि जैसे खोलते हैं तो ठंडक लगने लगता है कि हवा आ रही है तेज़ से। तो उसमें यही होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो बाहर की हवा होती है वो भारी होती है, ठंडी होती है। तो भारी होने का वो जो खाली स्थान होता है उसको भरने के लिए आती है। तो इस कारण से ऐसा होता है। तो इसमें यही होता है कि क्या होगा, पूछा गया है वायुदाब मापी में अचानक गिरावट से, जब प्रेशर लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तूफानी मौसम का ये संकेत होगा। ठीक है, अगर हम वायुदाब मापी को नापने की बात करें तो बैरोमीटर से इसका वायुदाब मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं? पूछा जा रहा है कौन से हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। पहला है बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, ये भी बिल्कुल सही है, ये था हरित क्रांति में। सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, ये भी है उसके भाग। रासायनिक उर्वरक, ये भी रासायनिक उर्वरक के भी उत्पादन किया गया था। शाख भंडारण, विपणन और वितरण। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन से? 3 के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर हम बात करें हरित क्रांति का श्रेय जो है जनक किसको माना जाता है भारत में, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? तो सर्वाधिक वन आच्छादित की बात करें तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो आया है, उसमें पहले नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ये लिस्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसमें पूछा गया है घटते क्रम में, तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? सबसे लंबी गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। इसके बाद में गोदावरी के बाद आ जाएगा कृष्णा नदी, दूसरे नंबर पे कृष्णा नदी हो जाएगा, इसका 1402 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद में फिर आ जाएगी नर्मदा, तीसरे पे नर्मदा हो जाएगी, 1312 किलोमीटर है। और फिर जो है आपका हो जाएगा दूसरा तीसरा पहला और चौथा। ठीक है, तो हो जाएगा ए नंबर, 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए मुलिंगला दर्रा जो है, मुलिंगला दर्रा की बात करें
तो ये कहाँ पे, उत्तराखंड में, सही है। जेलेपला कहाँ पे, सिक्किम में, ये भी सही है। दिफू दर्रा की अगर बात करें तो दिफू दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में नहीं है। तुजू दर्रा की बात करें तो मणिपुर में है। ये सब सही है, सी गलत है। ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, दिफू अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। ऑप्शन है मालवी, दूसरा बाचौर, तीसरा कांकरेज, चौथा सुरती। देखिए अगर बात करें मालवी ये गाय की नस्ल है, बाचौर भी गाय की नस्ल है, कांकरेज भी गाय की नस्ल है, सुरती जो है ये भैंस की नस्ल है। सुरती क्या है, भैंस की नस्ल है। अगर भैंस की नस्ल की बात करें तो कुछ और नस्लें जैसे मुर्रा, मुर्रा भी भैंस की नस्ल है, और जाफराबादी, जाफराबादी भी भैंस की नस्ल है, और नागपुरी भी भैंस की नस्ल है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ये जो है 600 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की परियोजना है, ठीक है। और ये जो है कामेंग नदी पे, असम के, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग नदी पर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए सफल की बात किया जा रहा है। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता, बंबई, कानपुर, सूरत। तो 9 का हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 का बी। अगर बात करें भारत में प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल की जो है कारखाना पहले अगर जो खुला था, तो उसकी अगर बात करें तो ये कोलकाता में था। पहला कारखाना जो है कोलकाता में था, और कब हुआ था, 1818 में। लेकिन हुआ क्या, ये सफल नहीं था, ठीक है। और मुंबई की बात करें तो 1854 में केजी डाबर, ये डाबर द्वारा जो है मुंबई में मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से खोला गया था, और ये पहला जो है सफल कारखाना था मुंबई में। तो किसके द्वारा, डाबर के द्वारा था, डाबर के द्वारा था पहला सफल कारखाना, ठीक है। और अगर पहले कारखाना की बात करें तो वो कोलकाता में था, जो सफल नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, – 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत वाला राज्य ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा। तो हिमाचल प्रदेश परसेंटेज की दृष्टि में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है, परसेंटेज में अगर बात करें। अगर वैसे नंबर में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा परसेंटेज में, 90% यहाँ की आबादी जो है ग्रामीण है। दूसरे पे बिहार हो जाएगा 88%। असम की बात करें तो 85% असम में हो जाएगा, और उड़ीसा की बात करें तो 83%। पॉइंट में है, लेकिन पॉइंट को हम नहीं बता रहे हैं, ये अप्रॉक्स मान के चलिए 88% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, उष्ण तथा शुष्क पवन सामल, उष्ण है और शुष्क सामल पवन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, इराक में। तो यहां की एक स्थानीय पवन है सामल। क्वेश्चन नंबर 12, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। तो सही है, संसद का सत्र आहूत करता है राष्ट्रपति। दूसरा है राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, बिल्कुल भंग कर सकता है। तीसरा है राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान करता है, सत्र का अवसान राष्ट्रपति करता है, सही है। राष्ट्रपति सदन को स्थगित करता है, तो स्थगित जो करता है वो अध्यक्ष करता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो हो जाएगा इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन या माह तक रोक सकता है। विधान परिषद धन विधेयक को तो कितने दिन तक रोकता है, 14 दिन तक। धन विधेयक को रोकने का समय सीमा कितना है, 14 दिन है। और संविधान के अनुच्छेद जो है 172 के आधार पर जो है विधान परिषद धन विधेयकों को 14 दिन तक रोक सकता है।
ठीक है। और विधान परिषद अगर साधारण विधेयक की बात करें तो इसको जो है अधिकतम 4 माह तक रोक सकता है। कितना? 4 माह तक रोक सकता है। पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए, तो 3 + 1, ठीक है। इस तरह 4 माह तक रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? पहला है किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना, तो ये तो है, संदर्भित कर सकता है। दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार, तो हटाने का अधिकार नहीं है। देखिए नियुक्त तो ये करेगा लेकिन हटा नहीं सकता, हटाने के लिए राष्ट्रपति है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? ये भी हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, तो आपत्ति व्यक्त कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल को राजनयिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल राज्य को राजनयिक और सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है, ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 38 में। किसमें? राज्य के अंदर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में है, ठीक है। अगर 37 की बात करें, अनुच्छेद 37 की बात करें तो 37 में निरीक्षक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, ठीक है, ये लिखा गया है और उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, इसकी बात की गई है 37 में। अगर 39 घ की बात करें, ठीक है, 39 घ की बात करें तो इसमें जो बताया गया है पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल, डी निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। तो 16 का पूछा गया है संसदों की ये होता है ऐसा क्यों, इस आधार पर किया जाता है, अनुच्छेद 102 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा देखी गई है उनका विस्तार कहाँ पे किया गया? ऑप्शन है मूल अधिकार में, नीति निषेध तत्व में, मौलिक कर्तव्यों में और इनमें से सभी में। तो 17 का सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मूल अधिकार में देखिए प्रस्तावना की जो आदर्श और उद्देश्यों की बात की गई है वो मूल अधिकार में भी है, नीति निषेध तत्व में और मौलिक कर्तव्यों में भी कहा गया है। अगर हम बात करें प्रस्तावना की बात करें, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा जो है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। और प्रस्तावना को परिचय अथवा भूमिका भी कहा जाता है। आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निषेध तत्वों में समाहित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। ऑप्शन है नए राज्यों के निर्माण में, युद्ध की घोषणा करने में, वित्तीय आपात में, राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने के प्रतीत करने के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है किसमें? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 1919 के बारे में कौन सा कथन एक सही नहीं इसमें पूछा गया? ऑप्शन है इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, बी इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, सी इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, डी इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है। सही की अगर बात करें तो 1919 जो है अधिनियम है, इसके तहत क्या किया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ा दिया गया था, ठीक है। 9 में शुरू हुआ था लेकिन इससे आगे बढ़ा दिया गया था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार के नाम से जाना जाता है। 9 को जो है मार्लियामेंटो कहा जाता है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है इसके तहत नहीं की गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है 1892 के
भारत परिषद कहाँ 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पारित किया गया था और 1892 के तहत विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। तो ये कब हुआ था? 1892। ठीक है, बाकी सब तीनों 19 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया है संशोधन हेतु? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। कौन सा सही है? 20 का सही हो जाएगा। 3 विधि हैं। कौन कौन सी विधि हैं? संविधान संशोधन के 3 विधियां हैं। पहला है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर। ठीक है, क्या है? सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जो है। ठीक है, दूसरा की बात करें तो संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से, क्या है? विशेष बहुमत से, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अनुसार हो जाएगा। और तीसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति अनुच्छेद 368 के तहत। तो 3 विधियां हैं। अनुच्छेद 21, क्वेश्चन नंबर 21, बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह का 1882, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का, जो हो जाएगा 21 का हो जाएगा बी। बीबी गिरी की अगर बात करें तो बीबी गिरी जो है 1969 से लेके 74 तक थे। अगर नीलम संजीवा रेड्डी की बात करें तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है 1977 से लेके 82 तक थे। और ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो जैल सिंह जो है 82 से लेके जो है 87 तक थे। और फिर आर.के. वेंकट रमन की बात करें तो ये 1987 से लेके 92 तक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 60 वर्ष। कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी हो जाएगा। कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। देखिए, अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें, न्यायाधीश बनने की योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 124 से हमको पता चलता है क्या है? वह भारत का नागरिक हो, क्या हो? नागरिक हो, और 65 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। कितना? 65 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। और क्या हो? किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हो। और क्या हो? राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विद्वता हो। ये जो है होनी चाहिए। कितनी? 4 चीजें होनी चाहिए। नागरिक हो, 65 वर्ष से अधिक आयु ना हो, और क्या हो? 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हो। ठीक है, और पारंगत विद्वता हो। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में विटामिन है। कौन सा विटामिन है? ऑप्शन है कैरोटीन, राइबोफ्लोविन, इंसुलिन, एडेनिलिन। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को हम क्या कहते हैं? B2 विटामिन इसको है। ये क्या है? विटामिन है। कैरोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन हो जाता है, नखों में जो प्रोटीन होता है। इंसुलिन की अगर बात करें तो इंसुलिन क्या है? ये जो है हार्मोन है। इंसुलिन क्या हार्मोन है? एड्रेनलिन क्या है? ये भी हार्मोन है। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है किसका? ऑप्शन ए जो है मैग्नीशियम और विटामिन डी का, बी आयरन और विटामिन सी का, सी कैल्शियम और विटामिन सी का, और डी आयरन और विटामिन ए का। तो इसका 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आयरन और विटामिन सी। आयरन और विटामिन सी जो है इसमें अभाव होता है। बाकी अगर मैग्नीशियम विटामिन डी की बात करें, कैल्शियम विटामिन सी, आयरन और विटामिन ए, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। दूध में अगर हम बात करें, दूध में आयरन और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित ना होने के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। 24 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत, ठीक है, यकृत द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के जो है, यकृत जो है विटामिन के का क्या करता है? संश्लेषण करता है। विटामिन ए की अगर बात करते हैं सहायता करता है। विटामिन ए जो है आंख के लिए हो जाएगा, डी जो है सूर्य की रोशनी, ठीक है, इसका भी और उसके बाद में जो है विटामिन ई जो है ये जो है ये ताकत के लिए होता है कि विटामिन ई की कमी से कारण क्या होता है कि सेक्सुअल के लिए जो है प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं। ऑप्शन है अतिरिक्त लवणों के निकलने से, नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, ताप नियमन से, यौन आकर्षण से। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां जो होती है ताप नियमन के कारण होती हैं। जो हमारे शरीर में जो पसीने होते हैं वो क्या करते हैं? ताप को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है? ऑप्शन है यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन और सोडियम। तो 27 का क्या हो जाएगा? सही आंसर 27 का हो जाएगा सी हो जाएगा। मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन है, यूरिया, क्रिएटिनिन और सोडियम ये सामान्य घटक हैं। सामान्य मूत्र में अगर हम बात करें तो 95% जो है वाटर होता है और 2% लवण होते हैं, ठीक है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और उसके में सल्फर जो है इत्यादि, और 2.6% यूरिया होता है, 0.3% जो है यूरिक एसिड होता है और क्रिएटिनिन भी होता है, ठीक है। इसके अगर रंग की बात करें पेशाब की तो यह यूरोक्रोम के कारण जो है पीला होता है, ठीक है। पीएच की अगर बात करें तो पीएच इसका जो होता है वो अप्रॉक्स 6 के करीब होता है। मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता है। एल्ब्यूमिन अगर आता है तो बीमारी का लक्षण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ध्वनि का प्रवर्तन, बी ध्वनि का अपवर्तन, सी ध्वनि का व्यतिकरण, डी ध्वनि का अध्यारोपण। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि का प्रवर्तन। स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर में ले जाती है? जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर में ले जाती है। ऑप्शन है हृदय धमनी, फुफ्फुस धमनी, कैरोटिड धमनी, यकृत धमनी। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत धमनी होता है। क्या हो जाएगा? 29 का क्या हो जाएगा? यकृत धमनी, जिसको हेपेटिक धमनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अवट ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, अधिविक ग्रंथि। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है अंडाशयों को ग्रेफियन पुटिकाओं से निकलती है। कहाँ से? ग्रेफियन पुटिकाओं से निकलती है, अंडाशय से, ठीक है। यह स्टेरॉइड मादा हार्मोन है। कैसा है? ये फीमेल हार्मोन है। कौन सी? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव जो है पीयूष ग्रंथि के एफएसएच और वह जो है एलएच हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। एफएसएच और एलएच हार्मोन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से? जैट्रोफा। जैव ईंधन जो है जैट्रोफा से निकलता है। यहाँ से ये क्या होता है? जैट्रोफा के बीज से ऑयल निकलता है। प्रसंस्करण के बाद इसको उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 32। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है अस्टिलैगोमेडिस, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, अस्टिलैगोटेट्सी, कोलेट्रोकम फाल्कम, ठीक है। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अस्टिलैगोटेट्सी,
32 का हो जाएगा अस्टिलैगोटिड्सी, ये कैसा है, एक पादप, क्या है, पादप रोग है जो गेहूं के क्या करता है, गेहूं के धब्बे का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन से दो आधारभूत बल जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकता है? ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण और नाभिकीय, दूसरा है विद्युत स्थिर विद्युत और नाभिकीय, तीसरा है नाभिकीय और स्थिर विद्युत, चौथा है कुछ अन्य बल। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए हो जाएगा, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल की बात है। ठीक है, तो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल जो होता है गुरुत्वीय होता है और क्या होता है, नाभिकीय होता है, गुरुत्वीय और नाभिकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी परमाणु एक परमाणु वाली गैस है? कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नियान, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा। अगर हम उत्कृष्ट गैसों, इसमें एक परमाणु वाली बात की गई, अगर उत्कृष्ट गैसों की बात करें, एक परमाणु वाली गैस होती है। उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं, सभी उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, सभी उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं क्या होती हैं, एक परमाणु वाली गैस होती है। जबकि ऑक्सीजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है और फ्लोरीन क्या होता है, ये दो परमाणु वाली गैसें होती हैं। ये कौन सी है, दो परमाणु वाली, और नियान क्या है, एक परमाणु वाली गैस है। क्वेश्चन नंबर 35, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है, कितनी होती है? OF2 में, Cl2O में और H2O में, N2O में। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, OF2 में। किस में होती है, OF2 में होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो सामान्यतः 2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ऑक्सीजन में अगर बात करें तो -2 होती है, OF2 में जो है +2 होती है। ठीक है, यही पूछा गया कि इसमें प्लस होती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैडमियम। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कैडमियम। तो सभी जो अगर बात करें क्षारीय धातु, सभी क्षारीय धातु जो होती है जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है, जो क्षारीय धातु होती हैं, क्योंकि इनका आयनन विभव जो है हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव जो है हाइड्रोजन से कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 37, पायस एक कोलाइड होता है, पायस एक कोलाइड है, किसका है? तो ऑप्शन है द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, ठोस में गैस का। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पायस जो होता है ये द्रव में द्रव का होता है। इत्यादि ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है HCl, HNO3, H2SO4, HF। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, H2SO4। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी अधिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? ऑप्शन है अल्फा उत्सर्जन, बीटा उत्सर्जन, गामा उत्सर्जन, ऑक्सीकरण। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गामा उत्सर्जन। रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है? ऑप्शन है निर्जलीकरण प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया, रिडक्शन प्रक्रिया, जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया कराने पर क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रतम से जिप्सम में बदल कर जम जाती है। इस क्रिया को क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहा जाता है।
तो इसमें क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O होता है, प्लस 3H2O हो जाएगा, और ये क्या बनेगा 2 होल ट्वाइस जो है CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन है ऊष्मा की अच्छी प्रवर्तक है, ऊष्मा की गैर अवशोषक है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक है, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 41 का हो जाएगा डी हो जाएगा। पृथ्वी जो है ये ऊष्मा की खराब अवशोषक है और खराब विकिरक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, आवर्धक लेंस क्या होता है। ऑप्शन बृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, बृहद फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। तो 42 का क्या हो जाएगा, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है आवर्धक लेंस। आवर्धक अगर बात करें आवर्धक लेंस की तो उत्तल क्या होता है, उत्तल लेंस को जो है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, आवर्धक, या इसको अभिसारी भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस को क्या कहा जाता है, वो ये आवर्धक लेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वार्टज जो है किससे बनता है। ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट से, सोडियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सिलिकेट से। 43 का आंसर सही हो जाएगा क्या, कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्टज जो है कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। अगर कैल्शियम सिलिकेट क्वार्टज की बात करें तो यह क्या होता है, एक रूपांतरित जो है चट्टान होती है। क्वार्टज कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है। तो क्वार्टज इससे क्या हो जाएगा, क्वार्टज बन जाएगा रूपांतरण से। अगला बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन है श्यानता, बॉयल का नियम, गुरुत्वीय बल, पृष्ठीय तनाव। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल के आधार पर बॉल पेन कार्य करता है। ठीक है। होता इसमें क्या है, जब बॉल पेन को कागज पर घुमाया जाता है, जब बॉल पेन को कागज पर घुमाते हैं तब यह क्या करता है, जो बॉल होता है, इसका बॉल होता है, गोला होता है, वो कागज के घर्षण से घूमती है, और इस कारण जो है गुरुत्वीय बल के कारण स्याही जो है बाल से होती हुई कागज पर आ जाती है। तो यही इसका सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर 45, तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन है विद्युत शक्ति, विद्युत धारा, विद्युत क्षरण, विद्युत विसर्जन। तो 45 का सही क्या हो जाएगा, विद्युत विसर्जन। तड़ित जो है विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित चालक का प्रयोग भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है TH मैनन, सेमूर क्रे, फ्रेड मोरसन, सर फ्रैंक हिटल। तो 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 46 का हो जाएगा ए, TH मैनन के द्वारा। लेजर की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है इसका। और आविष्कार की बात करें TH मैनन द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग की अगर बात करें, लेजर की बात करें तो यह जो है प्रयोग संचार, सूचना तकनीकी, दूरी, समय मापन, होलोग्राफी और औद्योगिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव करता है। जब टेम्परेचर जो है लो होता है तो धातु पर क्या प्रभाव डालेगा। ऑप्शन है ऑप्शन क्या है, घटता जाता है। अच्छा, पूछा गया है कि तापमान घटने के साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या घटता जाता है प्रतिरोध, धातु का प्रतिरोध जो है घटता जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये बढ़ जाता है गलत है, अपरिवर्तित आता है ये भी गलत है, शुरू में घट जाता है ये भी गलत है। तो 47 का हो जाएगा ये हो जाएगा। धातुओं का विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, जबकि धातुओं का प्रतिरोध जो होता है तापमान घटने से घटता है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सहकारी बैंकों का गठन जो है कितने स्तर पर किया गया है सहकारी बैंकों का। 48 कहा जाएगा 2 स्तरीय,
3 स्तरीय, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्तरीय हो जाएगा। वो कौन से हैं? राज्य सहकारी है, राज्य सहकारी बैंक है, दूसरा है केंद्रीय जिला सहकारी, ठीक है, और तीसरा है प्राथमिक ऋण सहकारी समिति, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? राज्य सहकारी बैंक हो गया, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक ऋण समिति, ये 3 भागों में हैं। 49, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो व्यापक मुद्रा ऑप्शन है M1, M2, M3, M4। 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? M3 हो जाएगा। M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। सुलभ मुद्रा सब जगह इसका होता है, सब जगह उपस्थित होता है, ठीक है। और M3 की बात करें तो M3 मुद्रा का जो है संबंध बैंकों की कुल जमा राशि से होता है। क्या होता है? कुल जमा राशि से होता है। M3 की अगर बात करें M3 की, तो M1 प्लस जो होता है बैंकों की आवधिक जमा होती है, बैंकों की आवधिक जमा होती है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ऑप्शन है चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सातवीं पंचवर्षीय। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1986 में जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। सातवीं कार्यकाल की बात करें तो 1985 से ये चला था 90 तक, ठीक है। और स्पीड पोस्ट पुस्तक के, अगर स्पीड पोस्ट पुस्तक भी है एक, पुस्तक के लेखक की बात करें तो शोभा डे हैं, शोभा डे पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 51, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, RBI, GST परिषद, IMF में भारत सरकार के प्रतिनिधि। तो 51 का सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ट्रेजरी बिल तथा सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जो है RBI करता है। RBI की स्थापना की अगर बात करें तो 1935 में RBI की स्थापना किया गया था, 49 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। वर्तमान के इसके अध्यक्ष की बात करें तो शक्तिकांत दास हैं इसके अध्यक्ष, RBI के गवर्नर जो हैं। क्वेश्चन नंबर 52, आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? आय और जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? ऑप्शन है एंजल का नियम, लारेंज वक्र, लाफेर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लारेंज वक्र। लारेंज वक्र जो है आय की संचयी प्रतिशत, ठीक है, इनकम और जनसंख्या की संचयी प्रतिशत के बीच दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 53, IUCN का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है पूछा गया है। तो IUCN की अगर बात करें तो ऑप्शन है इटली, केन्या, स्विट्जरलैंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो IUCN का मुख्यालय जो है यह है स्विट्जरलैंड में है। यह जो है IUCN जो होता है रेड डेटा बुक जो है प्रकाशित करता है, और इसमें जीव तथा पौधों जातियों के जीव और पौधों पर आधारित होता है, जो जिसका जो है जो संकट में है, इनके द्वारा इन चीज़ों को दर्शाया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 54, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? ऑप्शन हो जाएगा 54 का 1971, 1982, 1987, 1997। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, 1982 में भारत ने किया। रामसर की बात करें तो ईरान का एक शहर है। रामसर संधि जो है आर्द्र भूमि से संबंधित है। किससे? आर्द्र भूमि से संबंधित है। इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। भारत जो है 82 में इसमें शामिल हुआ था। भारत में अगर आर्द्र भूमियों की बात करें तो अभी कुल जो है 42 आर्द्र भूमि है। 15 जनवरी तक ये स्थिति है, ठीक है। 42 टोटल आर्द्र भूमियाँ हैं। वेटलैंड 2 फरवरी को जो है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 10 अप्रैल, 20 नवंबर, 1 अक्टूबर। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को जो है होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अगला 56, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है?
ऑप्शन है देहरादून, भोपाल, कोलकाता, रांची। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें कहा जा रहा है, तो इसमें मिलाना है। ऑप्शन है कि कौन किससे संबंधित है? तारा, कैगा, कुडनकुलम परमाणु केंद्र हैं। ठीक है, तो तारापुर की अगर बात करें तो तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। कैगा की बात करें तो कैगा जो है कर्नाटक में स्थित है। कुडनकुलम की बात करें तो कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में स्थित है। और नरोरा का जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है परमाणु केंद्र है, बिजली उत्पादन केंद्र नरोरा। तो ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा हो जाएगा, पहले मिल गया ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है C.F. एंड्रयूज, R.C. मजूमदार, पंडित रविशंकर, सरोजिनी नायडू। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, सरोजिनी नायडू है। सॉन्ग ऑफ इंडिया स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई एक पुस्तक थी जिसकी लेखिका सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी जो 1925 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर महिला की बात करें तो प्रथम महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट थी। और भारतीय की बात करें तो ये जो है सरोजिनी नायडू थी। और ये जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी थी। क्वेश्चन नंबर 59, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी। तो 59 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारूप की बात हो रही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 9 अगस्त जो है 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। अगर इसकी बात करें तो देखिए केंद्र, अगर यूपीएससी में पूछा जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन माना जाता है, क्योंकि 0 आवर के तहत जो है सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बिहार में जो है खासकर इसको माना जाता है नेतृत्वकर्ता जो है इनको महात्मा गांधी को माना जाता है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के नेचर पे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें प्रारूप की बात, ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। पेश करने की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था और इस पर वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? समर्थन दिया था। ठीक है, और नेतृत्व तो महात्मा गांधी किए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, जिल-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शन है बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी। तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। बलबन ने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन के शासनकाल की बात करें तो 1266 से 1200 जो है 87 तक इसका शासनकाल था। इसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया था और ईरानी त्यौहार जो है नवरोज को प्रारंभ किया था इसने। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ। तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संभवनाथ। जैन धर्म के अगर प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक जो है पहले जो हो जाएंगे वो ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है, ऋषभ देव हो जाएंगे, ये प्रथम तीर्थंकर थे। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरे जो है अजितनाथ हो जाएंगे, दूसरे अजितनाथ। तीसरे जो है संभव हो जाएंगे। ठीक है, चौथे महावीर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? ऑप्शन है लिटन, हेस्टिंग, रिपन, मेयो। तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रिपन हो जाएंगे। हुआ था कि रिपन के कारण जो है इल्बर्ट बिल जो है 1883-84 की बात है। रिपन के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी त्यागपत्र देना पड़ा था। रिपन का कार्यकाल जो 80 से 84 तक था। इन्हें जो स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। रिपन को क्या कहा जाता है? स्वशासन का जनक। तो स्वशासन का जनक भी कहा जाता है।
63। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लॉर्ड कर्जन, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सर्वप्रथम यह कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। चटर्जी एक प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि और रचनाकार थे। इन्होंने वंदे मातरम की रचना की है। क्या किया है? वंदे मातरम की रचना इन्होंने की है। क्वेश्चन नंबर 64। पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ और निजामुल मुल्क, बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क, बाजीराव द्वितीय हैदर शेख, बाजीराव प्रथम हैदर शेख। तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी हो जाएगा, बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध जो है 1728 में हुआ था, बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजामुल मुल्क की जो है हार हो गई थी। ठीक है। अगर हम खेड़ा के युद्ध की बात करें, तो 1707 में हुआ था। और शकर खेड़ा की बात करें तो 1724 में हुआ था। और पाल खेड़ा की बात करें तो 1728 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65। किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65 का सही हो जाएगा औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल की बात करें तो 1658 से लेके 1707 तक रहा। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ? 1658 में हुआ और कब हुआ? 1659 में। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है, ठीक है, और शाही दरवेश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? ऑप्शन है 35, 35वां, 38वां, 41वां और 49वां। तो किस में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 में। तो 41वें की अगर बात करें तो कांग्रेस का 41वां अधिवेशन जो है 1926 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को जो खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा बलिया, तामलुक, सतारा, महदहा। तो 67 का देखिए, बलिया में भी समानांतर सरकार, तामलुक में भी, और सतारा महाराष्ट्र के यहाँ पे, महदहा नहीं है। ठीक है, ये महदहा में नहीं हुआ था। सतारा का जो है सबसे ज्यादा जो है समय तक चला था। महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922, 12 मार्च 1922। असहयोग आंदोलन की बात हो रही है, कब गिरफ्तार किया गया था? तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 मार्च 1922 को। असहयोग आंदोलन 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। और उन्हें जो है फिर 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बीच में ही उनको छोड़ दिया गया था। 69। किस स्थान से युगल सवदाह का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बुरजाहोम, कालीबंगा, महदहा। तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, किंतु कालीबंगा और लोथल से जो है, कालीबंगा में एक युगल जो है मिला था। और वहीं अगर लोथल की बात करें, कहाँ से लोथल की बात करें तो लोथल में 3 युगल के सवदाह के उदाहरण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। तो ये कब इसकी खुदाई हुई थी उसकी बात की गई है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोजकर्ता जो है दयाराम साहनी थे। ठीक है, 1921 में। हड़प्पा कब हो जाएगा? 1921 में दयाराम साहनी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटीमोगरी जिला में रावी नदी के तट पर यह स्थित है। चन्नूदड़ो की बात करें तो एनजी मजूमदार ने इसके खोजकर्ता थे। 1931 में ये खोजा गया था चन्नूदड़ो। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और रंगपुर की बात करें तो रंगपुर जो है 53-54 में आर राव के द्वारा, किसके द्वारा? आर राव के द्वारा किया गया था। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में
सुखभादर नदी के समीप अवस्थित है। और लोथल की बात करें तो 1957 में आर राव द्वारा लोथल की खोज की थी। यह कैम्बे की खाड़ी की नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, तो सब दूसरा हो जाएगा। और बी का हो जाएगा चौथा, बी का चौथा यानी बी में ये हो जाएगा, ये हो सकता है। सी की बात करें तो सी का क्या हो जाएगा, पहला, तो यानी हो जाएगा ए, 70 का हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 मैथ का क्वेश्चन है, किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। पूछा जा रहा है किसी संख्या का 65% जो है उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। तो देखिए संख्या अगर यक्स मान रहे हैं तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, यक्स का कितना 65%, ठीक है, कितना है 65% कितना कह रहा है 4/5 भाग उस संख्या के, तो यक्स इंटू 4/5, ठीक है, कितना कम है तो 21 कम है, ये हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 65% है तो ये हो जाएगा यक्स गुणे 65/100 हो जाएगा। ठीक है, 65/100 हो गया। अब 5 से अगर इसको काट करें तो 20 पंचे 100 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13x/20 इक्वल टू हो जाएगा 4x/5 - 21। ठीक है। अब इसको जो है ये जो है इक्वेशन बन गया, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा इसका सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 72, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक, बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए, तो 21 और 28 के एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर हम देखिए 21 यहाँ 21 चौका 20 चौका 80, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो 84 तो कितना हो जाएगा 21 है तो 21 चौक 84 हो जाएगा, और 28 है तो 28 कितना हो गया यहाँ 84 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 84 बटा कितना हो जाएगा 4 + 3, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 दिन। पूछा क्या जा रहा था, ए को 21 दिन तक और बी को 28 दिनों तक देने के लिए है। तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तो 12 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का 28 दिनों के लिए 21 दिनों के एलसीएम 84 हो जाएगा, और 21 दिन से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसका 3 हो जाएगा। तो 84 बटा 7 हो गया, तो 12 × 7 = 84 कट जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है 73, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। ठीक है, यदि वह अपनी सामान्य चाल से 5/4 चाल से चले और 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा, सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले, सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो समय निकालने के लिए तो क्या कह रहा है 5/4 हो गया, ये क्या कह रहा है 5/4, तो इसके लिए क्या होता है कि आप जो है निकाल सकते हैं 5/5 - 4 गुणे जो है 24/60, तो कितना हो जाएगा 5/1 × 24/60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिए, 6 चौक 24, 6 दहें 60, 5 दूना 10, 2 दूनी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 74,
P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1, पी क्यू प्लस आर क्यू आर प्लस पी आर 1/3, तो P अनुपात क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, 1:2:3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मैं दोबारा बता दूंगा। इसको 75 की बात करें तो 75 के लिए 6% वार्षिक वृद्धि दर है और साधारण ब्याज अंतर 27 रुपये है, वह राशि कितनी होगी? तो इसकी अगर बात करें तो ये हम देखते हैं, देखिए अंतर अगर निकालेंगे, अंतर हो जाएगा मूलधन हो जाएगा गुणे दर बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो अंतर जो है हमको 27 है, बताया गया ना 27, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन x है। ठीक है, और दर कितना है 6%, 6/100 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे, चलिए x निकालते हैं। तो x हो जाएगा कितना, 27 गुणे स्क्वायर है 100 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा 6 गुणे 6। ठीक, तो अब 3 दूना 6, 3 9 27, 4 25 चौका 100, तो 25 ये 2500 हो गया, 25 या 7500। ठीक है, कितना हो जाएगा 7500, 7500। आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका 7500। चलिए अगला देखते हैं 76। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जून, 20 जुलाई, 20 अक्टूबर, 10 नवंबर। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस का थीम की अगर बात करें तो क्या है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ क्या है, डेटा वी कैन ट्रस्ट। क्या है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट, ये जो है 2020 का सांख्यिकी दिवस का थीम है। क्वेश्चन नंबर 77, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17वां स्थान, 70, 72, 73, 74। तो 70 का 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 74। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 74 नंबर है। प्रथम स्थान की अगर बात करें तो इसमें कौन सा स्थान है, स्वीडन जो है पहले स्थान पर है। और अगर इसकी बात करें कौन ये जारी करता है तो विश्व आर्थिक मंच करता है, विश्व आर्थिक मंच करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन है शेखर कपूर, परेश रावल, अनुपम खेर, प्रसून जोशी। तो 78 का क्या हो जाएगा, परेश रावल हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के अध्यक्ष परेश रावल बने हैं। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTI के अध्यक्ष अगर FTII की बात करें तो इसके जो है शेखर कपूर बने हैं, FTI के जो है शेखर कपूर। 79, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है मोख्तर ओवने, बी है मोगुफुली, सी है मोहम्मद हुसैन, डी है बैबल राम कलामन। तो 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोख्तर ओवने। माली के नए प्रधानमंत्री मोख्तर ओवने हैं। माली की अगर बात करें तो यह अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, इसकी राजधानी जो है बाओमो है। क्या है, बामाओ। माली की राजधानी बामाओ है। क्या है, बामाओ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 80, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेम प्रकाश, शशि थरूर, मोहन भागवत, उर्जित पटेल। तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा, शशि थरूर हो जाएगा। द बैटल ऑफ द बिलोंगिंग के पुस्तक शशि थरूर हैं। ठीक है, इनकी और भी पुस्तकें हैं चर्चा में जो रही, व्हाई आई एम अ हिंदू, व्हाई आई एम अ हिंदू। ठीक है, एन इरा ऑफ डार्कनेस, एन इरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। क्या है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तो 3-4 पुस्तकें इनकी फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से सही मिलान कौन सा, किसका मिलान सही है? तो राज्य है और राज्यपाल का नाम दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो पहला ही गलत हो जाएगा, इनका नाम है BD मिश्रा। क्या है,
बी.डी. मिश्रा हैं। ठीक है। असम की बात करें तो असम में जगदीश मुखी सही हैं। केरल की बात करें केरल की बात करें तो यहाँ पे केरल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन सा है? आरिफ मोहम्मद खान है। काफ़ी वहाँ पे चर्चा में है ये आरिफ मोहम्मद खान। आचार्य देवव्रत हैं। तो इसमें खाली दूसरा खाली सही है। अरुणाचल प्रदेश में बी.डी. मिश्रा हैं और असम में जगदीश मुखी हैं। केरल में आरिफ मोहम्मद खान है। गुजरात में जो है आचार्य देवव्रत हैं। 82 सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है विश्व मृदा दिवस, विश्व शौचालय दिवस, विश्व निमोनिया दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व शौचालय दिवस। 2020 में विश्व शौचालय दिवस का थीम था सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व शौचालय दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है तो 19 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 83 अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका, जापान। तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। जापान की अगर राजधानी की बात करें तो टोक्यो यहाँ की राजधानी है और टोक्यो की अगर बात करें तो किस पे है? होन्शु द्वीप पर है। अगर यहाँ के द्वीप की बात करें तो होकाइडो है, होन्शु है, शिकागो है और क्यूशु है। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। अगर यहाँ की बात करें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो होन्शु है। ठीक है, ये बिहार पीसीएस में पूछा भी गया था। चलिए अगला 84 महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना का हाल ही में हृदयाघात से निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? ऑप्शन है अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ब्राजील, बार्सिलोना। तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। डियागो मैराडोना अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 1986 में फुटबॉल विश्व कप चैंपियन रही अर्जेंटीना टीम के कप्तान भी थे ये, जिन्हें गोल्डन बॉल पुरस्कार के साथ टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार उन्हें दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 सिटमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाले देश कौन कौन से थे? तो सिटमैक्स से यहीं पे देख सकते हैं कौन सा है। इसमें सिंगापुर हो जाएगा। देखिए यस से सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, आई से इंडिया हो जाएगा और यम से क्या हो जाएगा? टी है, टी बच गया ना, तो टी से क्या है? थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो 85 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। सीट से आप यहाँ निकाल सकते हैं। यस से जो है सिंगापुर हो जाएगा, टी से आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। ये त्रिपक्षीय नौसैनिक जो है अभ्यास हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अंडमान सागर में हुआ था। अंडमान सागर जो है ये इस साइड से सिंगापुर से नज़दीक है, तो वहाँ पे हुआ था। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो 86 का हो जाएगा सी, गुजरात सरकार की मुख्य योजना है। ठीक है, इसमें क्या है? इसके अंतर्गत सूखा, ज़्यादा बारिश या बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल नुकसान होने पर किसानों को जो है 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी सरकार की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 87 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़। 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार। इस ऐप के तहत जो है कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। 88 कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किसने की थी? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, वायुसेना, राष्ट्रीय सुरक्षा बल। तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय थल सेना। ऑपरेशन नमस्ते जो है थल सेना द्वारा रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? ऑप्शन है भौतिकी, अर्थशास्त्र, रसायन, चिकित्सा। तो 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में रोजर पेनरोसे को दिया गया है। इनके साथ जो है ये भौतिकी के जो है 2020 के विजेता हैं। रोजर पेनरोज जो है ब्रिटेन के हैं और रिनहार्ड गेंजल जो है जर्मनी के हैं, एडिया थेज जो है अमेरिका के हैं। अगला क्वेश्चन 91
तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार जो है का नामकरण किस देश ने किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, ईरान। तो 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अच्छा 91 पूछा गया है, तो क्वेश्चन 91 का क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो है निवार का जो है ईरान द्वारा किया गया है। निवार का मतलब होता है रोकथाम। चलिए 89 90 इधर है। ठीक है, जीआई टैग की, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो अगर जीआई टैग की बात करें, सही क्रम कौन सा पूछा जा रहा है, कौन सा सही हो जाएगा? तेजपुर लीची बिहार, तो तेजपुर लीची जो है असम में है। ठीक है, यहाँ की मुजफ्फरपुर लीची है बिहार की। और पलानी पंचामृतम मिष्ठान जो है ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है, पंचामृतम। और जीरा फूल चावल जो है छत्तीसगढ़, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़, ये सही है। इरोड हल्दी जो है, इरोड हल्दी की बात करें तो तमिलनाडु है। ठीक है, इस तरह से है। 92, भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। प्रतिशत में पूछा जा रहा है, मिजोरम हो जा रहा है। तो वर्ष जो 19 का रिपोर्ट आया है इसमें जो है पहले नंबर पे है, परसेंटेज में मिजोरम हो जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसे बात किया जाए नंबर में तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर बात करें पहले वन रिपोर्ट की, कब जारी किया गया था? तो 1987 में जो है पहला रिपोर्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 93, आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 93 का सी हो जाएगा, यूएई में किया गया था। ये जो है यूएई में 13वां संस्करण हुआ था। ठीक है, मुंबई इंडियंस एमआई ने जो है आईपीएल 2020 का खिताब जीत लिया था और उपविजेता जो था वो डीसी था, दिल्ली कैपिटल जो था। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई ने जो है 5 बार जो है आईपीएल को जीता है, 2013, 15, 17, 19 और फिर 20 का खिताब भी जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 94 में 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ऑप्शन है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, सिक्किम। तो 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। केंद्र सरकार द्वारा अगर राज्य की बात करें तो सिक्किम जो है पहले ही हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा लक्षद्वीप को जैविक कृषि घोषित किया गया है। 2016 में सिक्किम जो 100% बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। 2 नवंबर की बात है, 2 नवंबर को पास से जो है साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित किया गया है। यह प्लेन साबरमती के केवड़िया के बीच 200 किलोमीटर को दूरी जो है 45 मिनट में तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 96, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? ऑप्शन है रुद्रम, सक्षम, त्रिनेत्र, तांडव। तो क्या है? रुद्रम हो जाएगा। 96 का हो जाएगा ए। रुद्रम की बात करें तो उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया गया था डीआरडीओ द्वारा। ये किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा यह विकसित किया गया है। इसका उपयोग रडार को नष्ट करने में किया जाता है। किसको? रडार को नष्ट करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसको दिया गया है? ऑप्शन निर्मला सीतारमण, एंजेला मार्केल, कमला हैरिस, सोनिया गांधी। तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजेला मार्केल। तो सर्वश्रेष्ठ महिलाओं में किया गया सूची में प्रथम स्थान जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल, और कमला हैरिस को जो है कमला हैरिस को तीसरा स्थान दिया गया। और अगर बात करें भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तो इनको जो है 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भारत,
नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका में। बिम्स्टेक जो है श्रीलंका में किया गया था, 98 का डी हो जाएगा। पांचवा बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन श्रीलंका में किया गया था। और जबकि चौथा की अगर बात करें तो चौथा जो है काठमांडू नेपाल में किया गया था, काठमांडू नेपाल में किया गया था। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। कौन से 7 हैं? तो इंडिया है, इंडिया के बाद नेपाल है, ठीक है, नेपाल, भूटान है, ठीक है, बांग्लादेश है, और कौन सा है? म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। तो कुल 7 देश हैं। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। सचिवालय इसका जो है ढाका में है। कहाँ पे? ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में है। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें कितने हैं महिला जो है? 26 जो है महिला विधायक जीती हैं। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना, लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है सतलज, ब्यास, चंबल, झेलम। तो 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर है। नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी गई है। इसकी क्षमता 210 मेगावाट तथा प्रतिवर्ष जो है 758.2 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेगी। तो इस तरह से हम लोग बिहार दरोगा के जो है पहले इंटीरियर के पहले टेस्ट सेट को जो है देख लिए हैं। 100 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट में दूसरा आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।